हेलो फ्रेंड्स। तो आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं और सिक्योरिटी लॉस के रिवीजन को लेकर वैसे भी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। हमें लगता है बहुत टफ सब्जेक्ट है, इसे कैसे कुछ दिनों में रिवाइज करना है, एग्ज़ाम के पहले किस तरह से पढ़ना है। तो कुछ स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं कि हम पार्शियल टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, सभी टॉपिक्स थोड़े थोड़े से पढ़ लेते हैं या कुछ टॉपिक्स छोड़ने की कोशिश करते हैं। और जनरली हमारी गलती ये होती है कि हम सबसे पहले टफ टॉपिक्स पढ़ते हैं और बड़े बड़े चैप्टर्स उठा लेते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम के एक दिन पहले जो हमारा पूरा रिवीजन होना चाहिए था होता ही नहीं है। पता पड़ा स्टार्टिंग आपने आईसीडीआर से की और आधा दिन आपने आईसीडीआर को रिवाइज करने में ही निकाल दिया, जबकि आईसीडीआर भले ही बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आधा पेपर आईसीडीआर से आ जाए। एक्सेप्शंस आर देयर, बट ऐसा जनरली नहीं होता है। जनरली इंस्टीट्यूट ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी चैप्टर। तो रिवीजन कैसे करें, अभी इन दिनों में यूटिलाइजेशन कैसे करें टाइम का, सिक्योरिटी लॉज में किन चैप्टर्स को प्रायोरिटी दें, और एग्जाम के एक दिन पहले भी हमें किन चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी है, और एग्जाम वाले दिन क्या ध्यान रखना है। तो इसी को मैं आज इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो मैंने आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए पूरे सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो हमने 3 कैटेगरी डिवाइड कर दी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। इसके पहले कि मैं यहाँ आपको कुछ बताना स्टार्ट करूं, एक बहुत क्लियर डिस्क्लेमर है कि ये मेरी सोच है, ऐसा हो जाएगा ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बिकॉज देयर इज अ ट्रेंड दैट देयर इज नो ट्रेंड, है ना। आईसीएसआई में कोई ट्रेंड नहीं है, हमारे एग्जाम्स में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है कि यही आना है। बट मेरा ऐसा मानना है कि इस सीक्वेंस को अगर हम फॉलो करें, इस प्रायोरिटी को फॉलो करें, तो ज्यादा आसानी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये कैटेगरी 1 वाले जो चैप्टर्स हैं इनको आप सबसे पहले पढ़ें। और एक और बढ़िया बात कि कैटेगरी 1 वाले चैप्टर्स का मुझे लगता है एग्जाम में कम से कम 50 मार्क्स का वेटेज होगा। कैटेगरी 1 इंक्लूड मार्केट इंटरमीडिएरी। बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, मैं क्लास में भी हर बार कहता रहता हूं कि इंटरमीडिएरी की जितने भी आपके इंटरमीडिएरी हैं उनकी सेबी ने जो डेफिनेशन प्रिस्क्राइब की है उनके सेपरेट रेगुलेशंस में, वो आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। इंप्रेशन बढ़ता है अगर आपको इंटरमीडिएरी का कोई टॉपिक पूछे और आप उस इंटरमीडिएरी की डेफिनेशन से स्टार्ट करो या चीजें उसके अकॉर्डिंग लिखो, तो ज्यादा अच्छा इंप्रेशन होगा एग्जामिनर पर। तो इंटरमीडिएरी वाली डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए। तो पहला चैप्टर कैटेगरी 1 में मार्केट इंटरमीडिएरी, दूसरा चैप्टर मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। इट इंक्लूड डेरिवेटिव्स, इट इंक्लूड डेरिवेटिव्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, फ्यूचर, ऑप्शन, लॉन्ग फ्यूचर, शॉर्ट फ्यूचर, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, राइट। ये आपको याद होने चाहिए। तो मार्केट इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट, ये तो मेरे भी फेवरेट है, मैं हर बार आपसे क्लास में भी कहता हूं कि इनमें से एक क्वेश्चन आना है, क्योंकि बहुत काम की चीजें भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो एफपीआई है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो चैप्टर नंबर 15 के एक पार्ट में दिए हुए हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एलओडीआर, बहुत काम का चैप्टर है। कंप्लायंसेस, क्वार्टरली कंप्लायंस, हाफ ईयरली कंप्लायंस, एनुअल कंप्लायंसेस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, और जिसके डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है उसके स्पेसिफिक कंप्लायंस क्या, राइट। तो ये एलओडीआर इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे अकॉर्डिंग, मैंने इसे रखा है कैटेगरी 1 में। फिर आप पढ़े म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने के चांसेस है, राइट। कट ऑफ डेट्स, कौन सी कट ऑफ डेट एप्लीकेबल होगी आपकी एनएवी पर रिडीम करवाने जाओगे तो, और उसके बाद एनएवी कैसे कैलकुलेट होती है, बैक एंड लोड, फ्रंट एंड लोड से परचेज प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है, पब्लिक ऑफर प्राइस, रिडम्पशन प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है, हमने की है। तो म्यूचुअल फंड इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, इसको मैंने कैटेगरी 1 में रखा है। फिर कैटेगरी 1 में एक और टॉपिक डिपॉजिटरीज और देन इनसाइडर ट्रेडिंग। कैटेगरी 1 मुझे ऐसा लगता है यहां से 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आने चाहिए, ये 50 मार्क्स कवर करेंगे। डिस्क्लेमर बार बार कह देता हूं कि ऐसा कुछ हो जाए ये कंपलसरी नहीं है, मेरा ऐसा मानना है कि आप रिवीजन इसी सीक्वेंस में करें, पहले कैटेगरी 1, देन कैटेगरी 2, देन कैटेगरी 3। कैटेगरी 2 आईसीडीआर, देन
प्राइमरी मार्केट के एस्पेक्ट मींस आईसीडीआर से कनेक्टेड टॉपिक्स हैं, जहां हमने पढ़ा था एंकर इन्वेस्टर्स, बुक बिल्डिंग की प्रोसेस, है ना, पब्लिक ऑफर में नेट ऑफर टू पब्लिक को कैसे डिवाइड किया जाता है, ये एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइमरी मार्केट जो चैप्टर 15 में दिए हैं, लेकिन हम आईसीडीआर के साथ में ही पढ़ते हैं। तो आई कीप इट इन कैटेगरी 2। देन टेक ओवर कोड। टेक ओवर कोड में क्लास में भी कहता हूं, अभी फिर कह रहा हूं, ज्यादा परेशान मत होना कि आप वो टेक ओवर कोड के एग्जाम्पशंस पढ़ने में चक्कर में परेशान हो रहे हो, इनडायरेक्ट एक्विजिशन की टिपिकल चीजें रटने में परेशान हो रहे हो। नहीं हो रहा है, स्किप इट। टेक ओवर कोड में वैसे ही बहुत ज्यादा है पढ़ने को, तो आप उन पर भी फोकस करें, चलेगा। पूरा ऐसा नहीं है कि टेक ओवर कोड में से क्वेश्चन आना है तो वही 2 क्वेश्चन आने हैं। हमारी किस्मत खराब है वो बात अलग है, अदरवाइज टेक ओवर कोड बेसिक भी बहुत काम का है और क्वेश्चंस उसमें से आते हैं। स्पेशली ट्रिगर पॉइंट, पब्लिक जब आप ओपन ऑफर देते हो उसकी प्रोसेस के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लाइक escrow अकाउंट में कितना पैसा जमा कराओगे, हाउ डू यू कैलकुलेट द ऑफर प्राइस, राइट। और फिर हम कहते हैं वहां कि वॉलेंट्री ओपन ऑफर की क्या कंडीशंस हैं। तो ये टेक ओवर कोड इंपॉर्टेंट टॉपिक, टेक ओवर कोड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मेरे अकॉर्डिंग, ना कि केवल आप एग्जाम्पशंस में परेशान हो रहे हो या केवल इनडायरेक्ट एक्विजिशन। टेक ओवर कोड मैं कैटेगरी 2 में रखता हूं। डिलिस्टिंग, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम और इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन से रिलेटेड टॉपिक, ऑम्बड्समैन। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैटेगरी 2 में जो मैंने रखा है शायद ये ऊपर के 2 चैप्टर ही टफ है, आईसीडीआर और टेक ओवर कोड, अदरवाइज डिलिस्टिंग, सीआईएस, ऑम्बड्समैन बहुत बहुत आसान चैप्टर्स, बट मैं रखता हूं इसे कैटेगरी 2 में। और मेरे अकॉर्डिंग कैटेगरी 2 का वेटेज कम से कम 30 मार्क्स का इस एग्जाम में होगा। दिसंबर 21 के एस्पेक्ट से बात कर रहा हूं, फिर से कह रहा हूं हो जाए ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है कि हमें कैटेगरी 2 में रखना चाहिए। सबसे पहली प्रायोरिटी इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने पर दो जो कैटेगरी 1 में है। नाउ रेस्ट ऑल ऑफ द चैप्टर्स आर इन कैटेगरी 3, एससीआरए, सेबी, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशंस, बायबैक रेगुलेशंस, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये सब मेरे अकॉर्डिंग हार्डली एक क्वेश्चन आने जैसे चैप्टर्स हैं, अगर आए तो मुझे लगता है कि 20 मार्क्स का वेटेज होगा इनका आउट ऑफ 100। ठीक, तो ये वाले सारे चैप्टर्स जो हैं बहुत ही नॉमिनल चैप्टर्स हैं, ज्यादा समझने का नहीं है, याद करने की चीजें ज्यादा हैं। आई कीप इट इन कैटेगरी 3। सबसे लास्ट में पढ़ना इन चैप्टर्स को अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। एंड देन मैंने लिख दिया है वो केस लॉज, मैंने बहुत सारे केस लॉज आपको पढ़ाए हैं, हर चैप्टर के एंड में केस लॉज हैं, हमने वो सब डिस्कस किए हैं। एंड वक्त पर जरूरी नहीं आप केस लॉज पढ़कर जाएं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, जब आप वो केसेस देखोगे तो आपको कनेक्शन डेवलप होता हुआ दिखाई देगा जो आपने कभी ना कभी पढ़ा है। तो केस लॉज पर लास्ट में परेशान हो, टाइम बचे तो ही केस लॉज को देखें, अदरवाइज तो इतना आपने पढ़ा हुआ है रेगुलर क्लासेस में कि आपको चीजें याद आ जाएंगी। तो ये तो थी प्रायोरिटी की बात। फिर से डिस्क्लेमर देता हूं, ऐसा हो जाए जरूरी नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये प्रायोरिटी रखकर आपको पढ़ना चाहिए, इवन एग्जाम के एक दिन पहले भी। नाउ एक और इंपॉर्टेंट बात, कैलकुलेटर लेकर जाना मत भूलना सिक्योरिटी लॉ में। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, बच्चे कैलकुलेटर लेके नहीं जाते एसएल के एग्जाम में, और जबकि आप जानते हो कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कैरी और कैलकुलेटर, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर बहुत परेशान होते हैं बच्चे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर मेरा ऐसा मानना है कि इन टॉपिक्स में से जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं और जो हमने क्लास में अच्छे से पढ़े हुए हैं। म्यूचुअल फंड्स, एनएवी से रिलेटेड बातें जो मैंने पहले कही, डेरिवेटिव्स ऑलरेडी आपने सब कुछ किया हुआ है। आईसीडीआर में 2 तरह के क्वेश्चंस, नेट ऑफ पहला क्वेश्चन तो वो कि अलॉटमेंट कैसे होता है, तो वो भी स्पेशली रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट कैसे होता है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है। एंड देन फिर कट ऑफ प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग। डिलिस्टिंग, डिलिस्टिंग में 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एक तो ऑफर प्राइस क्या देनी है आपको, फ्लोर प्राइस, तो वो कोई बड़ी बात नहीं, टेक ओवर कोड के अकॉर्डिंग इधर भी फ्लोर प्राइस कैलकुलेट होगी। लेकिन सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वहां प्राइस कैसे कैलकुलेट होगी। तो रिवर्स बुक बिल्डिंग हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए हैं, जहां जाकर प्रमोटर की होल्डिंग 90% तक पहुंच जाए वो फाइनल कट ऑफ प्राइस है। देन टेक ओवर कोड, टेक ओवर कोड में लाइक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि वैल्यू कैसे, शेयर की प्राइस कैसे कैलकुलेट होगी। वही पिछले 1 साल में एक्विजिशन किए हैं तो उनका एवरेज, लास्ट 26 वीक के एक्विजिशंस की हाईएस्ट प्राइस। तो जो टेक ओवर कोड में ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं कि किस प्राइस पर आपको ऑफर देना चाहिए। देन स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग मैकेनिज्म में क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वहां भी हमने बहुत सारी चीजें सीखी, स्पेशली वो क्वेश्चन की एंड ऑफ द डे पर
क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर कैसे कैलकुलेट होती है, तो लास्ट 30 मिनट में जो ट्रेडिंग हुई है उनका वेटेड एवरेज, और अगर कोई ट्रेडिंग नहीं हुई तो लास्ट ट्रेडिंग जो हुई थी वही आज की क्लोजिंग प्राइस होगी। तो ट्रेडिंग मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में हो सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड बात। एक और बात, बच्चे बहुत डरते हैं सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहीं से भी आते हैं, कुछ भी आते हैं। देखो ऐसा हर बार नहीं होता है, बट फिर भी इंस्टीट्यूट की अब ये हैबिट हो गई है, एक बाउंसर क्वेश्चन जरूर देते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर। अब उस तक पहुंचने के लिए हम अपना टाइम वेस्ट करते रहे, मुझे सही नहीं लगता है। आई डोंट फील इट अप्रोप्रिएट, और इसीलिए आपको कह रहा हूं कि ज्यादा परेशान ना हो। जो हमने रेगुलर चैप्टर्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए आप उन्हीं को रिवाइज करें, दैट सफिशिएंट। नाउ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बहुत कॉमन बातें जो मैं पूरी क्लास में आपको समझाता हूं रेगुलर क्लास में, तो फिर भी लास्ट में एक बार आपको चीजें फिर से रिकॉल करवा दूं। अगर पहला क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन दिखा, फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर, और आपको लगता है कि कुछ बाउंसर है, स्किप इट। मैं तो बाउंसर नहीं, मैं तो जनरली कहता हूं पहला क्वेश्चन कंपलसरी दे दे, बड़ा क्वेश्चन करके दे दे, 10 नंबर 15 नंबर 20 मार्क्स, छोड़ दो उसे। मतलब हमेशा के लिए नहीं, एटलीस्ट वहां से स्टार्ट मत करो, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक होना है। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। कहां से स्टार्ट करें? सबसे पहले उन क्वेश्चन से स्टार्ट करें जहां पर आप 100% श्योर है। ये आप बार बार भूलते हो, हर बार। अभी भी कुछ लोगों की अगस्त अटेम्प्ट के बाद जो कॉपीज हमने देखी है, मैंने देखी है स्पेशली सिक्योरिटी लॉज और एसबीईसी में, हमने जहां से इच्छा हुई वहां से स्टार्ट कर दिया और कॉमन आंसर्स लिख रहे हैं। फिर क्या हुआ, उसने शुरुआत से आपको कॉमन मार्क्स देने स्टार्ट किए, जनरल मार्क्स। आपकी इमेज ही ऐसी बन गई एक्चुअली एग्जामिनर की नजरों में। तो स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चंस इन विच यू आर 100% श्योर, और वहां से फिर आगे बढ़ते जाएं। जो क्वेश्चंस आपको कम आ रहे हैं फिर वहां तक पहुंचे, जो नहीं आ रहे हैं उन पर दिमाग लगाएं, लास्ट तक रुके। ये तो मैं हर बार कहता हूं कि एग्जाम रूम 3 घंटे के पहले मत छोड़ो, चाहे आपको बहुत कम चीजें आ रही हो, कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करके आओ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर पेपर पूरा नहीं होता, स्पीड आप पहले मिनट से मेंटेन कीजिए। तो ऐसा नहीं कि आप शुरुआत में 1 घंटे में आपने केवल 5 मार्क के 3 to 4 क्वेश्चन ही आंसर किए और अब आप सोच रहे हो 2 घंटे में 80 मार्क्स अटेंड कर लें, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वे तो साल भर हो गया आपको कहते हुए मुझे, जितना काम रहोगे, जितना कूल रहोगे, उतनी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छे से ला पाओगे एग्जाम में। प्रॉपर सो के जाना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एसएल के पेपर से डरो मत। 70 to 80 मार्क्स का पेपर बहुत एवरेज आता है। जो बाउंसर्स आते हैं ना वो हार्डली 15-20 मार्क्स के। तो आप तो खुद कहते हो कि 80-85 मार्क्स का अटेंड हो जाए बहुत है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में, स्पेशली एसएल में। तो परेशान ना हो, कूल रहो। 70-80 मार्क्स का पेपर एसएल में बहुत एवरेज आता है, ऑलमोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। 3-4 बाउंसर क्वेश्चंस, 1-2 प्रैक्टिकल बाउंसर की वजह से पूरे सब्जेक्ट के पेपर को बहुत ज्यादा तूफान ला दिया, ऐसा मत सोचना, कुछ नहीं होगा। 70-80 मार्क्स का पेपर एवरेज आता है। सो डोंट वरी, गिव योर बेस्ट। और चैप्टर्स को मैंने कैटेगरी में अलॉट कर दिया है 1 2 3। लास्ट में रेफरेंस के लिए आपको एक बार फिर दिखा रहा हूं, इस सीक्वेंस में पढ़ें। मुझे लगता है कि ये प्रायोरिटी देना अच्छा होगा, ताकि कैटेगरी 3 वाले चैप्टर्स छूट जाएं चलेगा, कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 वाले चैप्टर्स रिवाइज किए बिना मत जाना। एंड बिटवीन द टाइम, इन दिस टाइम अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है एग्जाम के पहले, जस्ट मैसेज मी, व्हाट्सएप कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, आई विल बी देयर। ऑल द वेरी बेस्ट, डरना मत। थैंक यू सो मच।